नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। हमारे साथ हैं युवा पत्रकार पूनम जी। पूनम जी, बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। कल कुछ ऐसा संयोग बना कि पूनम जी और मैं एक साथ ही देख रहे थे इलेक्शन कमीशन का जो पूरा चल रहा था तमाशा। अब उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस तो मैं नहीं कहूंगा। और एक बात हम दोनों ने नोटिस की कि कैसे पांच पांच पत्रकारों से एक साथ सवाल किया जाता है। एक पत्रकार आमतौर पर दो तीन सवाल तो पूछेगा ही, एक ही बार मौका मिलना है, यानी एक साथ 15 सवाल इकट्ठा हो जाते हैं। और उनमें से दो तीन सवालों पर जलेबी घुमाने के बाद जो है भाषण देते हैं ज्ञानेश कुमार जी और फिर आगे निकल जाते हैं। एक और बात बहुत इंटरेस्टिंग थी जो पूनम जी ने उस समय मार्क की कि इनकी भाषा जो है वो आरएसएस की भाषा के बहुत करीब है। और वो जरूरत से ज्यादा भाषण देना, जरूरत से ज्यादा ज्ञान देना, हर बात को बड़ा बड़ा करना, बहुत स्टाइल मार के बोलना, ये सब ब्यूरोक्रेट का काम नहीं होता है। ये सब हम लोगों ने नेताओं का देखा है और नेताओं के ऊपर सूट भी करता है, उनको वो सब कुछ करना होता है। बड़ी बात यह है कि क्या जो सवाल खड़े किए गए थे उनका कोई जवाब, सही जवाब मिला, जैसे 0 नंबर का घर और बाकी सारी चीजें। और दूसरा ये कि राहुल गांधी को जो धमकी देकर वो उठे हैं कि 1 हफ्ते के अंदर या तो हलफनामा दो या माफी मांगो, ये लगभग बेवकूफाना बात है। हम सब जानते हैं कि राहुल गांधी ऐसा कुछ नहीं करने जा रहे। इसके बाद और क्या होगा ये सब पे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले पूनम आपकी एक टिप्पणी इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, विदाउट पहले एनी तो क्वेश्चन, आप जो सोच रही थी। जी। पहले तो मैं अशोक जी थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर और हाँ, यस। एक सेकंड मुझे और दीजिए। जो दर्शक, हालांकि पूनम जी को सब जानते हैं, लेकिन जो दर्शक नहीं जानते हैं उनको बता दें कि लगातार पिछले लंबे समय से पूनम जो है वो काम कर रही हैं इलेक्शंस को लेकर। इलेक्शंस में जिस तरह की धांधली होती है, जिस तरह की गड़बड़ियां होती हैं, एक से एक शानदार रिपोर्ट्स हैं उनकी। उनका अपना यूट्यूब चैनल है जहां पर वीडियोस को बार बार ब्लॉक किया जाता है, रोका जाता है, लेकिन उसके बाद भी पूरी हिम्मत के साथ वो अपने चैनल पर भी लगातार इन चीजों को बता रही हैं। उनके चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, एक बार जाकर देखें जरूर और सब्सक्राइब करें। बहुत कायदे की जानकारियां वहां पर होती हैं। जी बोलो। थैंक यू सो मच अशोक जी फॉर हैविंग मी हियर। पहले तो मैं आपके वो मोस्ट ऑब्वियसली वेलकम। हम दोनों कोइंसिडेंटली साथ में ही थे, तो मैंने जरूर कहा था कि भाषा शुद्ध, बहुत शुद्ध भाषा थी, बहुत अच्छी हिंदी उन्होंने कही है। और ये जहाँ तक आरएसएस की बात है, मैं तो कुछ लोगों को जानती हूँ आरएसएस में जिन्होंने जुड़े हुए हैं और उनकी भाषा बहुत शुद्ध होती है हिंदी। तो मेरे जहन में ये बात बार बार आई कि ये कमाल की हिंदी है। मैं बहुत सारे ब्यूरोक्रेट से मिल चुकी हूँ अपने जर्नलिस्टिक करियर में, बट उनके लैंग्वेज में ऐसा इतनी क्लियर और शुद्ध हिंदी नहीं मिली। इनफैक्ट जस्ट एक एग्जांपल दूं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, उसका उसको हिंदी में उन्होंने बोला, मतलब दैट वाज अमेजिंग मेरे लिए। जन प्रतिनिधित्व कानून। जी। जी जी एग्जैक्टली। जी। हम नहीं यूज करते हैं, वोटर यूज करते हैं, मतदाता भी बहुत कम यूज करते हैं इस तरह के नाम। तो लेकिन चलिए वो चीज को अलग रख दे। प्रेस कॉन्फ्रेंस पे तो मैं तो यही कहूंगी कि हमें उस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आंसर्स ढूंढने पड़े। मतलब सवाल तो आपने जैसे बताया कि एक साथ 15 क्वेश्चंस हो गए या 10 क्वेश्चंस हुए, बट उसके सवाल का जवाब आप अगर आप इस तरह का प्रोसेस भी फॉलो कर रहे हैं तो आपको इस तरह से देना चाहिए, ये सवाल है ये जवाब है, ये सवाल है ये जवाब है। ना कि आप सारा पूरा एक साथ ले लें और फिर एक जवाब दें जिसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। लोग इनफैक्ट मैं और काउंटर क्वेश्चन के लिए कोई जगह नहीं है। कोई जगह नहीं काउंटर क्वेश्चन के लिए। इनफैक्ट एक जर्नलिस्ट ने एक सवाल करा, उसका जवाब उन्होंने नहीं दिया, तो मजबूरन दूसरे जर्नलिस्ट का जब उसे टर्न आया तो उसने फिर से वो सवाल पूछा। तो इस तरह उसका का भी जवाब नहीं केओस दिया। तो बन ही गया था। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद मैंने कई सारे एक्सपर्ट्स, फॉर्मर सीसी, ईसी, उन लोगों से भी बात की और लॉयर्स से भी बात की, जर्नलिस्ट से भी बात की जो वहां थे। मैंने एक ही चीज पूछा कि क्या आपके सवाल का जवाब मिला, आपका क्या कहना है। वो दे आर एट लॉस, उनको पता ही नहीं कि हुआ क्या। तो अगर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, अगर मैं एक चीज में एक लाइन में कहूँ तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का और भाषण ज्यादा लगा था। उन्होंने तथ्यों पर बात नहीं की, उन्होंने लॉ पे ज्यादा बात की कि भाई लॉ तो हम सबको पता है, मतलब जो लोग एटलीस्ट इस फील्ड में काम करें उन्हें तो लॉ पता है कि किस तरह से काम होता है। आप लॉ पे बात कर रहे हो लेकिन आप ये नहीं बता रहे हो कि जो मैटर सामने आया है, वोट चोरी का एलिगेशन हो, चाहे बिहार एसआईआर के 65 लाख वोटर्स के डिलीशन की बात हो, उस पर तो आप कुछ भी नहीं बता रहे। और ना ये डेटा दे रहे हो कि एन्यूमरेशन फॉर्म के साथ कितने लोगों ने डॉक्यूमेंट्स दिए और कितने लोगों ने नहीं दिए। ये बेसिक फैक्ट्स थे और ये फैक्ट्स आप जब नहीं दे रहे हैं तो
डेफिनेटली आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसलिए नहीं आए कि आप जनता के सवालों का जवाब दे रहे हैं, आप इसलिए आए हैं कि आप अपना डिफेंस दे रहे हैं कि जो हम कर रहे हैं वो सही है। बचपन से माता पिता एक चीज हमेशा कहते हैं और मैं ये मानती हूँ अभी भी, वही इंसान सुधार कर सकता है अपनी गलती का जो गलती माने पहले। यहाँ तो फर्स्ट इलेक्शन स्टेप वही है। मान ही नहीं रही है, इलेक्शन कमीशन मानने को ही तैयार नहीं कि कोई गलती है, और फैक्ट्स हैं। एक घर के अंदर जर्नलिस्ट जाके पता कर रहा है कि वहां पर 36 लोग वोटर्स का नाम है, लेकिन वहां 36 लोग नहीं रहते। जब इस तरह के फैक्ट्स हैं तो आपको उस पर जवाब देना चाहिए था, ना कि आपने एकदम ब्लैंकेट आंसर दे दिया कि भाई हलफनामा दीजिए या आप सीधा सीधा माफी मांगे। ये अप्रोच एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इनफैक्ट ये स्टेटमेंट इट्स मोर लाइक थ्रेटनिंग थिंग कि आप धमकी दे रहे हैं rather than doing a press conference. एक सवाल मैं आपसे पूछूं, उन्होंने शुरुआत यहां से की कि राहुल गांधी ने नाम नहीं लिया, जो पीपीटी की उसमें द डेटा वाज नॉट देयर्स, उनका डेटा नहीं था, चुनाव आयोग का डेटा नहीं था, सीधे उन्होंने कह दिया। और स्मिता प्रकाश उस पर बहुत एक्साइटेड थी कि द पीपीटी हैज बीन बुलडोज। मैंने लिखा कि पीपीटी नहीं, जो बुलडोज हुआ है उसका नाम है डेमोक्रेसी। खैर, तो डेटा जो राहुल गांधी ने यूज किया था, चूंकि आप डेटा के बारे में ज्यादा बेहतर तरीके से जानती हैं, क्या वो चुनाव आयोग का नहीं था, अपने घर से लेके आए थे डेटा राहुल गांधी? नहीं, एक यहाँ पर एक लाइन मैंने हमारी बातचीत और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैंने ये पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस फिर से सुना, लिखा। इलेक्शन कमीशन ये कहा है कि वो डेटा दिया है, उन्होंने एक सूची दी थी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो वोटर्स लिस्ट दे। और ये जो वोटर लिस्ट होता है वो फर्क ये होता है, जो ऑनलाइन होता है जो इन्हें मिलता है, एपिक नंबर और उसकी फोटो के साथ, यानी कि वोटर का फोटो होता है उसमें, और हमें जो ऑनलाइन मिलता है उसमें फोटोग्राफ्स नहीं होते। तो ये जो डेटा है इलेक्शन कमीशन ने ऑफ कोर्स दिया है, उसमें तो वो डिनाई कर ही नहीं सकते। और क्योंकि ये यहाँ पर ये भी कह रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि भाई हमने तो आपको वोटर लिस्ट बहुत पहले दिया था, प्रेस रिलीज भी जारी किया, आपने क्यों नहीं चेकिंग की, गलतियां क्यों नहीं बताई आपने स्टिपुलेटेड टाइम में जब समय था। अब 45 दिन इलेक्शंस के बीतने के बाद भी आपने कोई इलेक्शन पिटिशन नहीं फाइल किया। तो इस तरह की चीजें जब ये कह रहे हैं तो ये डिनाई तो कर ही नहीं सकते कि वो डेटा उनका है। ये तो बियॉन्ड डाउट है, वो डेटा उन्हीं का है। अब ये पीपीटी और एनालिसिस पे जो सवाल खड़े कर रहे हैं, ये कि ये पीपीटी गलत है, एनालिसिस गलत है, वोट चोरी एलिगेशन गलत है, तो भाई अगर राहुल गांधी सब गलत कह रहे हैं तो जो मीडिया रिपोर्ट्स आई हैं, खुद कुछ तो फैक्ट्स मैंने भी चेक करे, फैक्ट फाइंडिंग जितना मैं बिना ग्राउंड में गए यहाँ से कर सकती हूँ, कर्नाटका तो नहीं गई, लेकिन ऑनलाइन जितने के उसमें तो कुछ एलिगेशंस तो सही हैं। मैं ये नहीं कह रही कि सारे एलिगेशन सही होंगे, लेकिन कुछ एलिगेशंस तो डेफिनेटली फैक्ट चेक हम सब कर सकते हैं और वो सही है। तो अगर मैं ये कह रही हूँ कि 1,250 वोटर्स में भी अगर 10,000 या 5,000 या 2,000 भी गलत हैं, तो उसको रेक्टिफाई करने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। एटलीस्ट उसको देखें तो सही, समझे तो सही। आप एफिडेविट पे ही आप यहाँ तो ईगो क्लैश कर रहे हैं, जैसे कि आप देंगे नहीं तो हम करेंगे नहीं कुछ। ये डेमोक्रेसी की बात है, यहाँ पर ऑपोजिशन रूलिंग पार्टी वाली बात नहीं है। इनफैक्ट ये सवाल भी उठा कि अनुराग ठाकुर, जिन्होंने जो बीजेपी के हैं, उन्होंने भी एलिगेशंस फॉल्स वोटर्स के लगाए हैं, मैनिपुलेशन के लगाए हैं, वायनाड में लगाए, रायबरेली में हुए, तो उस पर इलेक्शन कमीशन ने किसी तरह का हलफनामा मांगा है? मेरे ख्याल से तो नहीं मांगा अभी तक, 2-3 दिन बीत चुके हैं। वहीं ऑपोजिशन पार्टी कांग्रेस ने जब भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो आपने तुरंत मांग लिया, और आप ये भी कह रहे हैं कि 7 दिन में नहीं दिया तो आप अपोलोजाइज करिए, माफी मांगे। तो इस तरह का लैंग्वेज एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर से एक्सपेक्टेड नहीं है, मैं यही कहूंगी, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये कोई मंत्रालय नहीं है, ये कोई मिनिस्ट्री नहीं है, ये कोई मंत्री नहीं है जो इस तरह का लैंग्वेज यूज कर रहे हैं एक ऑपोजिशन पार्टी के लिए। और आपको ये बता दूं कि जब इलेक्शंस होता है ना, तो कोई भी रूलिंग और ऑपोजिशन में नहीं होता, क्योंकि वो वहां पर सब कुछ डिसॉल्व हो जाता है, तभी इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी आती है। उनकी जिम्मेदारी सिर्फ वोटर की तरफ होती है और किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ नहीं। वोटर के प्रति जिम्मेदारी को लेकर उन्होंने बहुत सारी बातें की, मतलब हमारा वोटर, हमारा प्यारा वोटर, और ये सब उनकी भाषा थी। प्राइवेसी को लेकर उन्होंने बात की। अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आप खुद माँ बहन बेटी हैं, तो वो तो मैं नहीं कहूंगा, बट वो जो प्राइवेसी का मामला था, वो जस्ट सर्चिंग गूगल की इलेक्शन न्यूज जो छपती है वो कैसे छपती है, पता तो है ही।
एंड आई एम हैविंग एट लीस्ट 1,000 फोटोग्राफ जिसमें महिलाएं लाइन में खड़ी हैं, कहीं अपना आधार कार्ड दिखा रही हैं, यहाँ तक कि वोट दे रही हैं, वो जो ब्रैकेट बना होता है उसके अंदर वोट दे रही हैं। जाहिर है कि जर्नलिस्ट ने वो फोटो खींची होगी। तो ये प्राइवेसी वाला जो बहाना था, 45 डेज तक प्राइवेसी नहीं होती है, 45 डेज के बाद प्राइवेसी होती है, क्या था ये? देखिए, पहले तो मैं एक चीज क्लियर कर दूं, सीसीटीवी फुटेज जो होता है वो कहाँ लगते हैं सीसीटीवी कैमरा से? एक तो पोलिंग बूथ पे लगते हैं जहां पर आपकी ये सारी चीजें हो रही हैं, चेकिंग एंड वेरिफिकेशन जो मैं होती है, जो पूनम, लकली मैंने गवर्नमेंट सर्विस की है तो मैं पीठासीन अधिकारी रह चुका हूं। दर्शकों को आप बताइए कि उस सीसीटीवी में वोट डालता हुआ आदमी बहुत दूर से दिखाई देता है, वोट तो डालता हुआ दिख ही नहीं सकता है। दिख ही नहीं सकता। मैं ये कह रही हूँ कि अगर दिख भी जाए कोई वोटर घुस रहा है डाल, मतलब आप क्या प्राइवेसी ब्रीच की बात कर रहे हैं यहाँ पर? तो सीसीटीवी कैमरा फुटेज जो मेन जो मांगते हैं, जो भी मैंने भी मांगा है आरटीआई के जरिए, और पीछे भी पिटिशनर्स और कुछ आरटीआई एक्टिविस्ट ने जो सीसीटीवी फुटेज खास तौर पे मांगते हैं, वो है स्ट्रॉन्ग रूम का, जहां पर ईवीएम और वीवीपैट स्टोर होते हैं। वो वाले सीसीटीवी फुटेज पे एक सवाल उठे हुए हैं कि बीच में सीसीटीवी फुटेज मतलब ब्लैकआउट हो जाता है, बंद हो जाता है, तो उस तरह के सवाल उठते हैं। तो वो सीसीटीवी फुटेज देने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां तो माँ बहन या जो भी महिलाओं का सवाल नहीं आएगा, वो तो ईवीएम और वैसे तो वीवीपैट है। वैसे तो मतलब महिलाओं को भी माँ बहन बेटी में रिड्यूस कर देना, ये भी मतलब एक अजीब तरह का इट्स अ तमाशा है कि वेरी उस पे क्या बात करें, उस मिसोजिनिस्टिक पे स्टेटमेंट। अलग से तमाशा। हाँ बिल्कुल। आई नो। चलिए आप मतलब मतलब मेरे, आई नो। अगर प्राइवेसी पूनम की है तो मेरी भी है। हाँ, अगर अगर मान लीजिए आप दिखा करेक्ट, रहे हैं, करेक्ट। आपको दिखने से ब्रीच हो रही तो मेरी भी हो रही है। अब इसमें माँ एब्सोल्युटली। बहन बेटी का टैग लगाकर उसको बाकायदा आप एक तरीके से ब्रैकेट कर रहे हैं, अपने आप में ये उम्मीद नहीं की जाती है इतने सीनियर ब्यूरोक्रेट से, लेकिन चलिए छोड़ दीजिए उसको। ये कोई रिस्पॉन्स नहीं है। दिस इज नॉट अ रिस्पॉन्स कि माँ बहन की बात आप कर रहे हैं, महिलाओं की बात कर रहे हैं। कौन सी प्रिवेसी ब्रीच हो रही है यहाँ पर? आप इलेक्शन कमीशन चला रहे हैं, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं है आपकी जो नेशनल सिक्योरिटी पे बात आ जाएगी। जहां तक सीसीटीवी फुटेज की बात कर रहे हैं, तो पूरे दिल्ली में अभी तो सीसीटीवी फुटेज लगेंगे, फेशियल जो हम कहते हैं ना उसको, आइडेंटिफिकेशन भी होने लगेंगे लोगों के, तो वो क्या प्राइवेसी ब्रीच नहीं है आपके? और दूसरी बात, आप ड्राफ्ट रोल जो डाल रहे हैं इलेक्शन कमीशन बिहार का, तो वो ड्राफ्ट रोल में सबके नाम नहीं जा रहे हैं, उसमें नहीं प्राइवेसी ब्रीच होगी। लेकिन 62 लाख वोटर्स का नाम जब आपको देने में बड़ी दिक्कत है, जब तक सुप्रीम कोर्ट का डंडा नहीं चला, आपने देने से मना कर दिया, भाई वहां पर प्राइवेसी आ गई, हम क्यों बताया? तो ये जो रवैया है पूरा कि हम ये नहीं बताएंगे, हम ये बताएंगे, पिक एंड चूज, जो आपको जिसमें कंफर्ट हो रहा है बताने में आप वो बताएंगे, अदरवाइज हम नहीं बताएंगे। क्लोज डोर एक्टिविटी, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, ट्रांसपेरेंसी नहीं, अगर कुछ भी पूछो तो आप गोल गोल जवाब दे रहे हैं। कल भी वही हुआ, फिर इलेक्शन कमीशन ने वही गोल 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 जवाब दिया, कहीं भी सीधा जवाब नहीं दिया। इतना पॉइंटेड क्वेश्चन था अशोक जी, हमने भी बात किया आधार बिल्कुल। कार्ड को एंड लेकर। एंड एंड फॉर ए चेंज पूनम, चाहे कहा जाए गोदी मीडिया कहिए, आप जो कहिए, बट आई कैन वाउच कि वहां पे जो जर्नलिस्ट थे वो बिल्कुल पॉइंटेड सवाल पूछ रहे थे, वो वैसे ही सवाल पूछ रहे थे जिनकी उम्मीद आपको या मुझे थी, जो हम और आप वहां पे होते तो पूछते। मैं एक चीज बताऊं, आप तो गवर्नमेंट ऑफिसर रह चुके, मैं तो जर्नलिज्म ही करा है सारी उम्र। गोदी मीडिया की बात जहां तक आती है, जहां तक जर्नलिस्ट की बात आती है ना, जो ग्राउंड पे होते हैं, जनरली वो बंदे ऑनेस्ट होते हैं, वो अपना दिख काम रहा था। ऑनेस्टली ही करना चाहते हैं। प्रॉब्लम होता बिल्कुल है उन लोगों के साथ जो कि वहाँ टीवी स्टूडियो में बैठ के बात करते हैं। तो जर्नलिस्ट ने भी क्वेश्चंस किए जो मैटर करते हैं, बिल्कुल। और उसके जवाब नहीं मिले, क्योंकि उनको भी क्लियरली समझ आ गया कि भाई आप कर क्या रहे हो यहाँ पर, आप ऐसे ऐसे इश्यूज पे जवाब नहीं दे रहे हो जिस पे जवाब बनता है। और जब आप इतने दिनों बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्योंकि 7 तारीख को कांग्रेस ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, आप इतने दिनों बाद कर रहे हैं, तो लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे आप कुछ एविडेंस के साथ आएंगे, रिबटल्स के साथ आएंगे विद एविडेंस, कि राहुल गांधी ने ये बोला, ये देखिए ये गलत है। पीपीटी आप भी दिखा देते कि राहुल गांधी ने इस हाँ इंसान के बारे में बोला, ये देखिए ये एविडेंस है। क्यों नहीं जनता आपकी बात मानती? जरूर मानेगी, आप एविडेंस तो दीजिए। वही मैं आधार कार्ड पे आ रही थी कि आधार कार्ड इज ए वेरी इंपॉर्टेंट इशू। बिहार में जो एसआईआर चल रहा है, इस 11 डॉक्यूमेंट को लेके फाइटिंग चल रही कि इसके सिटीजनशिप प्रूव करने के लिए डॉक्यूमेंट्स नहीं है। इतना पॉइंटेड क्वेश्चन पूछा गया कि आधार कार्ड को क्या आप बार बार डॉक्यूमेंट मानेंगे, क्या आप उसे एक्सेप्ट करेंगे? अब उसके जवाब में उन्होंने लीगल आंसर दे दिया, जो कि कोर्ट ने कहा कि एनी एग्रीव पार्टी
if it all comes to election commission, the commission should accept it. यानी कि जिसको परेशानी है जो भी वोटर को बिहार के, वो आएगा आधार कार्ड को लेकर तो हम मानेंगे। ये कहीं नहीं कहा कि यस ये 12वां डॉक्यूमेंट हो गया है, अब कोई भी वोटर हो बिहार का, चाहे उसका ड्राफ्ट रोल में नाम हो नहीं हो, ये देंगे तो हम मानेंगे। इतना क्लियर आंसर दे सकता था इलेक्शन कमीशन। क्या उनको ये प्रॉब्लम है मानने में कि हाँ ये 11 डॉक्यूमेंट मिलना मुश्किल है? सर्वे हो चुका है कि इस तरह के 11 डॉक्यूमेंट्स को बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। दूसरी बात, एक और एविडेंस जो कोर्ट में है कि 2 लोगों को प्रोड्यूस किया गया, पिटिशनर्स ने प्रोड्यूस किया, जो कि लिस्ट में मरे हुए उन्होंने मेंशन किया, लेकिन वो जिंदा है, कोर्ट में बकायदा लेकर आया गया। उसके ऊपर वो तो एविडेंस है भाई, कोर्ट में लाना मतलब बड़ा एविडेंस हो गया। चलिए और सबको छोड़ दीजिए, कांग्रेस, राहुल गांधी जिनके साथ भी चाय पी रहे हैं उन सबको छोड़ दीजिए, वो तो एविडेंस है। आप उसको नहीं मान रहे, उस पर आप कुछ नहीं कह रहे, रादर आप ये कह रहे हैं कि भाई बिहार एसआईआर तो परफेक्ट है, परफेक्ट तरीके से हो रहा है। एज आई सेड, आप अपनी गलती ही नहीं मानेंगे तो हम आपसे क्या उम्मीद करें कि आप अकाउंटेबिलिटी लेंगे इस पूरे प्रोसेस का। एक बात लगातार चल रही है, कल भी कई बार आई, इलेक्ट्रॉनिक रीडेबल फॉर्मेट। आप चूंकि डेटा पर रिसर्च करती हैं तो इलेक्ट्रॉनिक रीडेबल फॉर्मेट का महत्व समझती हैं। देखा गया राहुल गांधी के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके तुरंत बाद देखा गया कि हटा दिया गया, उसकी जगह फोटो खींच के जो स्कैन कॉपी होती है वो लगा दी गई। मैंने भी डेटा पे काम किया है, मैं जानता हूं अगर स्कैन कॉपी होगी तो आपको इलेक्ट्रॉनिक तरीके से तैयार करना पड़ेगा, आपको डेटा एंट्री ऑपरेटर्स चाहिए होंगे जो नए सिरे से तैयार करेंगे, एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड इट कैन नेवर बी एरर फ्री। ये 100% तय है कि अगर आपको दिन भर में 50,000 डेटा फीड करना है तो वो एरर फ्री होना बहुत मुश्किल काम है। इलेक्ट्रॉनिक रीडेबल फॉर्मेट को लेके भी उन्होंने प्रिवेसी की बात की कि प्रिवेसी भंग हो जाती है इससे, कल यही बात की उन्होंने। क्या दिक्कत क्या है इलेक्ट्रॉनिक रीडेबल फॉर्मेट होने में, देने में? देखिए उससे आसानी हमारी हो जाएगी कि हमें रिसर्च करने में समय कम लगेगा, उससे ज्यादा और कुछ नहीं प्रॉब्लम है मेरे ख्याल से, क्योंकि आप डेटा तो दे ही रहे हो ना, नाम तो फिर भी दे रहे हो, सारी चीजें तो वही है। खाली अगर आप रीडेबल फॉर्मेट में देते हैं तो जो लोग एनालिसिस कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, जर्नलिस्ट जैसे आप और मैं और 6 महीने की जगह 6 दिन में कर लेंगे, 6 दिन में कर लेंगे, बस इतना ही चेंज आएगा आपको उसमें देने में। इसमें कहाँ प्राइवेसी ब्रीच हो रही है? आप वही मुझे आपसे पूछ रहा हूँ। मेरे को नहीं पता, क्योंकि आप डेटा तो वो ही दे रहे हो ना। अनटिल अनलेस आप डेटा को चेंज करके दे रहे हो प्रिवेसी वाले मैटर पे, तब चलिए आप बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या प्रिवेसी ब्रीच कर रहे हैं? और वही ड्राफ्ट रोल आपका तो ऑलरेडी कर दिया था ना, 4 दिन आपने पहले अपलोड, एंड सडनली यू चेंज्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कि नहीं इसको हम ऐसे कर देंगे, स्कैन कॉपी में डाल देंगे। आई डोंट अंडरस्टैंड ये सारी चीजें, मतलब वो। और एक चीज मैं बता दूं, इलेक्शन कमीशन इज प्रीटी मच अडेप्टेबल टू ऑल दिस टेक्नोलॉजी, उन्होंने बहुत जल्दी अडेप्ट भी किया टेक्नोलॉजी। तो वहां पर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वो समझा रहे हैं हमें कि स्कैन कॉपी और रीडेबल फॉर्मेट और ये फलाना, इसमें ये मेरे को एक चीज नहीं समझ कि अगर आप सर्चेबल दे देंगे तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? यहाँ डेटा ब्रीच की कोई बात ही नहीं है और ना किसी के प्रिवेसी ब्रीच की बात है। जो डेटा ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में था उसी को आपने चेंज करके स्कैन कॉपी बना दिया ताकि हम रिसर्च नहीं कर पाए जल्दी और उसमें समय लग जाए। आज ये भी आई है खबर, इंडियन एक्सप्रेस ये खबर, पता नहीं हिंदू में ये खबर है कि विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव आने वाला है। मैं भी शुद्ध हिंदी बोल रहा हूँ। इनके खिलाफ क्या कहते हैं अपने सीईसी के खिलाफ जो है प्रिविलेज नोटिस आने वाला है कोर्ट के अंदर। हाँ, अरे सॉरी, संसद के अंदर आने वाला है। और एक और बात है मजेदार जिस पर मैं आपकी टिप्पणी चाहता था। किरण रिजिजू ने कहा कि ईसी और कांग्रेस के बीच में जो बात है वो संसद के अंदर डिस्कस नहीं हो सकती या नहीं होनी चाहिए। मतलब क्या ईसी और कांग्रेस या राहुल गांधी के बीच में कोई जमीन का मामला है, कोई प्रॉपर्टी का मामला है, कोई दीवानी मुकदमा इनके बीच में हो रहा है? जो मतलब सारा मामला ही जो है वो जिसको हम लोग कहते हैं पब्लिक काज के लिए है, वोटिंग के लिए है, जो संसद से बेहतर जगह क्या हो सकती है? तो पहली बात तो ये कि रिजिजू वाले पे एक टिप्पणी मैं ऐसी ही चाहूंगा आपकी, और दूसरा ये कि अगर संसद के अंदर प्रिविलेज मोशन आता है इनके खिलाफ, सीईसी के खिलाफ, तो मेरे ख्याल से ये भी हिस्टोरिकली होगा। जी अशोक जी, पिछले कुछ हफ्तों से चीजें तो हिस्टोरिकली हो रही हैं। पहले कांग्रेस का कॉन्फ्रेंस इलेक्शन कमीशन के we are living in historical times. फिर इलेक्शन कमीशन का प्रेस कॉन्फ्रेंस सारी पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ एक्सेप्ट फॉर मे बी रूलिंग पार्टी। चीजें तो हिस्टोरिक हो रही है, लेकिन
किरण रिजिजू, देखिए मैं उनकी कमेंट को एक बार साइड भी कर दीजिए। ये इलेक्शन होता किसके लिए? आपके, हमारे लिए, वोटर्स के लिए, जनता के लिए। अगर आप और मैं या जनता वोट ना करे तो इलेक्शन कमीशन की जरूरत है? नहीं है। डेमोक्रेसी रहेगी? नहीं रहेगी। सो इलेक्शन कमीशन इज द कोर ऑफ डेमोक्रेसी। उनकी जिम्मेदारी है इलेक्शन कंडक्ट करना फेयर एंड फेयर तरीके से, और किसी भी तरह का कोई भी ऐसी चीज ना हो जो कि नॉन ट्रांसपेरेंट हो। ट्रांसपेरेंसी मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये इलेक्शन हम सबसे जुड़ा हुआ है। हमारा हक है कि हम जाने। इनफैक्ट इलेक्शन कमीशन ने 2 दिन पहले प्रेस जारी करके प्रेस रिलीज में ये भी कहा कि भाई हम तो वोटर लिस्ट डाल देते हैं ऑनलाइन, वोटर जाके खुद चेक कर ले और कंप्लेंट भी कर दे। तो यानी कि आप मान रहे हो ना कि हम भी स्टेक होल्डर हैं, जो कि अभी तक वो उतना नहीं मानते थे। तो अगर हम स्टेक होल्डर हैं, हमारा भी इतना ही इक्वल राइट है, तो भाई पार्लियामेंट में नहीं तो कहाँ बहस होगा? आप कहाँ बहस करना चाह रहे हैं? ये कोई दो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच का झगड़ा नहीं है। ये इलेक्शन कमीशन, आई डोंट नो कि इलेक्शन कमीशन क्या किस तरह से फंक्शन करना चाह रहे हैं। हमारा जब संविधान बना, संविधान पे चलिए हम भी बात कर ले थोड़ा, ये मेन चीज था कि आप इलेक्शन कमीशन को ऑटोनोमस रखेंगे और एग्जीक्यूटिव पावर ना हो उनके ऊपर। उनका चयन वैसे ही हो जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस का होता है। यहाँ पे मैं एक चीज और बता दूं जनता को, अगर भूल गए हो आपके व्यूअर्स, कि इलेक्शन कमीशन में सीसी के अपॉइंटमेंट को लेकर एक मैटर अभी भी पिटिशन पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में। क्योंकि अभी जिस तरह से चीफ इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट होता है, खासतौर पे ज्ञानेश कुमार जी का जिस तरह से अपॉइंटमेंट हुआ, उस पर सवाल खड़े हुए हैं। क्यों हुए? क्योंकि सिलेक्शन कमिटी जिसका गठन हुआ है उसमें 3 मेंबर्स हैं, जो हैं, एक है प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और लीडर ऑफ ऑपोजिशन। यानी मेजॉरिटी एग्जीक्यूटिव पावर के पास है। यानी सीसी का चयन कौन कर रहा है? एग्जीक्यूटिव पावर, पीएम और एचएम। एलओपी चाहे जो भी कहे वो मैटर नहीं करेगा क्योंकि वो मेजॉरिटी उधर है। तो हमारा तो यहाँ पर मैटर यहाँ पर ही फंसा हुआ है कि सीसी का अपॉइंटमेंट इटसेल्फ इज क्वेश्चनेबल राइट नाउ। और उसके ऊपर फिर अब आप कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में क्यों बहस हो रही? सुप्रीम कोर्ट इस मैटर को सुन ही नहीं रहे। काफी दिन हो चुके हैं, फरवरी में अपॉइंटमेंट हुआ था, उसके बाद मैटर ही नहीं लग रहा है। तो जहां डेमोक्रेसी की बात है और जहां इस तरह के इश्यूज की बात है, उसके लिए, सब चीजों के लिए, एक तो बेचारे पिटिशनर्स, दे रन टू द सुप्रीम कोर्ट, दे आर फ्रस्ट्रेटेड। मेरी बात होती है उनसे, दे आर फ्रस्ट्रेटेड कि हर चीज के लिए हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ रहा है। भाई आप 65 लाख मरे हुए या जिंदा या माइग्रेटेड वोटर्स का नाम भी आप रिलीज करने के लिए हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ रहा है। बताइए, इस तरह की चीजों के लिए आप इतने साल से हैं, आप खुद ब्यूरोक्रेट रह चुके हैं, क्या आपने ऐसा सुना है अपने करियर में कि इन चीजों के लिए, इलेक्शन कमीशन से जुड़े हुए चीजों के लिए, सब चीज के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा? एंड दिस इज वेरी सॉरी, इट्स अ सॉरी स्टेट। अब आप कह रहे पार्लियामेंट भी में भी मत बात करो, तो भाई जनता जाए कहाँ, सुने कहाँ, कहाँ बात होगी इसकी? आप ही बता दीजिए। और अगर सड़क पे बात शुरू होगी तो जो सबसे बड़ा खतरा है अनार्की का, वो किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से अनार्की होगी। अगर संसद में और बाकी जगहों पे मामले सॉल्व नहीं होंगे, सड़क पर सॉल्व होना शुरू होंगे, तो दैट विल बी वेरी क्लोज टू अनार्की। अनार्की मतलब, अगर मेरे मन में एक ही चीज कई बार पूछा जाता है मुझसे कि आपको क्या लग रहा है कहाँ जा रहा है, मेरे मन में सबसे बड़ा डर एक ही चीज का है कि यहाँ तो पॉलिटिशियंस बात कर रहे हैं इलेक्शंस बॉयकॉट का। जनता ने अगर बॉयकॉट कर दिया ना इलेक्शंस, तो इलेक्शन कमीशन में ताला लग जाएगा। आप किसके लिए इलेक्शन करोगे फिर? आप ये भूल जा रहा है इलेक्शन कमीशन कि हम हैं तो आप हैं, और आपकी अकाउंटेबिलिटी पॉलिटिकल पार्टी से ज्यादा हमारे तरफ है। और आपका काम है वॉच डॉग का। आप वो हैं कि आपके परमिशन के बिना कोई पार्लियामेंट में नहीं घुस सकता। तो आप अगर अपनी ड्यूटी ढंग से नहीं करेंगे तो पूरे इलेक्शन पे सवाल खड़े होंगे। और यहाँ पर इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इन्होंने, ज्ञानेश कुमार जी ने क्लियर मैसेज दे दिया कि हम एकदम सही हैं और हम किसी चीज को कुछ रेक्टिफाई नहीं करेंगे। आपने वोटर्स का जो कॉन्फिडेंस है और तोड़ा है। यहाँ पर इनकी जिम्मेदारी अब ये बनती है कि वो कुछ ऐसा करे ताकि वो वोटर्स का कॉन्फिडेंस गेन कर पाए। खाली भाषणबाजी से काम नहीं चलेगा। आगे आप कैसे इन मामलों को जाते हुए देखती हैं? हम जानते हैं राहुल गांधी कोई माफी नहीं मांगने वाले, ना कोई हलफनामा देने वाले। अखिलेश ने कह दिया कि झूठ बोल रहे हो आप, ये हैं हलफनामे जो हमने दिए थे, ये हमारे एफिडेविट्स हैं, वो जर्नलिस्ट को बांट रहे हैं संसद के बाहर खड़े होके।
बिहार में चुनाव वोट अधिकार यात्रा चल रही है और मैंने कल सोर्सेज से पता किया, जबरदस्त रिस्पांस उसको मिल रहा है पूरे बिहार में। और ज्ञानेश कुमार जी, कल उनको लग रहा होगा कि वो जीत के निकले हैं, लेकिन उसके बाद उनके पास फोन गए होंगे कि तुम्हारा परफॉर्मेंस थोड़ा सा ओवर एक्टिंग हो गई थी। ये मैं पक्के तौर पे कह सकता हूँ, इतना मैं पॉलिटिक्स और ब्यूरोक्रेसी को समझता हूँ। तो आप चीजों को आगे जाते हुए कैसे देख रही हैं? देखिए क्या अभी हो सकता है? अच्छा, कोर्ट में भी मामला है, कोर्ट में भी मामला हाँ, है, तो उन देखिए सारी कोर्ट चीजों का को लेकर मामला क्या एक चल होगा? रहा है बिहार एसआईआर को लेकर, वो बिल्कुल। मैटर चल रहा है। अब जो वोट चोरी वाला एलिगेशन है वो पता नहीं अब कांग्रेस जाती है नहीं जाती है कांग्रेस, दैट इज अनदर एस्पेक्ट। लेकिन एक चीज जो अशोक जी जो मैं कहना चाहूंगी, जब मैं इलेक्शन कमीशन पे काम करना शुरू किया था पहली बार 2019 में, उस समय जो मैं पॉलिटिशियंस से बात करती थी, खास तौर पे पॉलिटिशियंस से और जो लोग काम करते थे इस पर, वो एक ही चीज कहते थे कि नहीं नहीं इलेक्शन कमीशन ने किया है होगा तो ठीक ही क्या होगा। एक ब्लाइंड फेथ यस। था कि मैं खुद सोचने लग जाती थी कि भाई कहीं मैं गलत हूँ क्या, ये डेटा करेक्ट, डेटा तो यही कह रहा है। तो वो जो कॉन्फिडेंस था पॉलिटिकल पार्टीज में वो तो अब चकनाचूर हो चुका है। और मैं ये भी कहूंगी कि पॉलिटिकल पार्टीज ने हमेशा जो भी डेटा, जो भी वोटर लिस्ट इस पर्टिकुलर मैटर में भी लोकसभा के, उसमें भी मैंने कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के ग्राउंड लेवल वर्कर्स से बात की, उन्होंने भी ये मुझे क्लियरली कहा कि देखिए हमारे पास लिस्ट आता था, मैं कहा आप लोग वेरीफाई करते थे, जो अब पता चल रहा है आपको ये जीरो नंबर तो हाउस नंबर तो एक रीड में पता चल जाएगा, या फादर नेम आईएफ जो भी है गिब्रिश लिखा हुआ वो तो तुरंत पता चल जाएगा कि ये जिब्रिश है, कुछ भी नहीं है इसका मतलब। तो बोलते थे, बोला उन्होंने कि ज्यादातर लोग वेरीफाई नहीं करते, तो ये कमी है पॉलिटिकल पार्टीज में विच वी कैन नॉट डिनाई। उन्होंने ये इसलिए नहीं किया क्योंकि उनको एक ट्रस्ट था, लेकिन अब वो ट्रस्ट जीरो हो चुका है। अब इलेक्शन कमीशन से जो भी डेटा इन्हें मिलेगा अब वो 100% चेक करेंगे, और ये शक की बिहार में निगाह से हुआ देखा ही। जाएगा उसको। फॉरगेट अबाउट पॉलिटिकल पार्टीज, इनफैक्ट जनता भी शक की निगाह से देखेंगे। तो वो एक क्रेडिबिलिटी, एक ट्रस्ट, ब्लाइंड फेथ, वो सब चीज चकनाचूर हो चुका है। और ये ग्रेजुअली हुआ है ओवर द इयर्स, एक दिन में नहीं हुआ। लेकिन ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है कांग्रेस का, उसके बाद तो अब इट वाज द लास्ट नेल इन द कॉफिन, जिसे हम कहेंगे कि अब तो ये बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। तो अब आगे वो बोलते हैं ना ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, जो चीज मैं 6 साल से कह रही थी कि ईवीएम्स के वोट पोल्ड और काउंटेड ही नहीं मिल रहे, डेटा उनके डेटा नहीं मिल रहे, क्या हो रहा है, कुछ नंबर्स नहीं मैच कर रहे। तो अब एटलीस्ट इसके बाद जो मैं देख रही हूँ कि लोग अलर्ट रहेंगे, विजिलेंट रहेंगे, एंड आई फील इट इज फॉर बेटरमेंट, इट इज फॉर गुड, हमारे लिए अच्छा है। जितना पॉलिटिकल पार्टी अपना काम करे उतना अच्छा है, वोटर अपना काम करे। मैं तो ये भी रिक्वेस्ट करूंगी वोटर्स से कि आप एटलीस्ट अपना एपिक नंबर और वोटर लिस्ट और अपना एड्रेस, वो सारी चीजें चेक वेरीफाई करके रखें, और कोई भी इशू है तो तुरंत कंप्लेंट डालें। कोई गलत नहीं है, कुछ नहीं, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी भी बनती है। मैंने खुद नहीं किया पहले, आई बी ऑनेस्ट, मैंने भी ज्यादा नहीं किया, लेकिन अब मैं भी करूंगी। तो दोनों तरफ से आई वुड से फ्यूचर में पॉलिटिकल पार्टी वुड बी मोर विजिलेंट, ज्यादा चेक करेंगे डेटा। अब वोटर्स शुड ऑल्सो बी विजिलेंट, और सुप्रीम कोर्ट में जो मैटर चल रहा है उसके बारे में तो अब सुप्रीम कोर्ट ही कह सकता है कि क्या है। लेकिन आने वाले दिनों में मैं देख रही हूँ कि काफी मैटर अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। बहुत सीधा सा मामला है कि हम लोग भी जो 5 साल सरकार पे नजर रखते हैं, अपने एपिक कार्ड को एक ही बार देखते हैं 5 साल में, जब वोट देने जाना होता है। बहुत नॉर्मल सी बात है, मान के चलते हैं कि चलो एक बार हमने वोटर आई कार्ड बनवा लिया, उसको बनवा के रख दिया। अब जब इलेक्शन होगा, विधानसभा होगा, लोकसभा होगा या लोकल बॉडी का होगा, तो हम जाकर वोट डाल आएंगे। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वोट डालने की है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ वोट डालने की नहीं, अपने वोट को और अपने एपिक जो को गार्ड करने की भी है, कि उसको गार्ड करके रखें कि कहीं अशोक कुमार पांडे के नाम से, कहीं पूनम के नाम से 4 आईडी ना बन जाएं और हम एक वोट दें अपना और हमारे नाम पर 3 और लोग कहीं जाकर वोट ना दें। ये दरअसल बहुत सॉरी स्टेट है। होना यही चाहिए था कि आप इलेक्शन कमीशन पर और सुप्रीम कोर्ट पर तो कम से कम आंख मूंद के भरोसा कर पाते।
सुप्रीम कोर्ट की बात मैं नहीं करूंगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह की हरकत की है उससे, और खास तौर पे कल का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था, मैं हिंदी का लेखक हूं, मुझे हिंदी में कोई समस्या नहीं होती है, शुद्ध हिंदी जैसी कोई चीज नहीं होती है, सारी हिंदी शुद्ध है, जो आप बोलती हैं, जो मैं बोलता हूं, सब शुद्ध है, हम मिली जुली भाषा बोलते हैं जो सबको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, उन्होंने संस्कृत के शब्द चुने या वो स्टाइल चुनी, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं थी। दिक्कत जो कहा उन्होंने उससे थी, कैसे कहा से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बांग्ला भी बोलते, वो कन्नड़ भी बोलते, वो तमिल भी बोलते, तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हम नीचे जो लिखा होता है वो पढ़ के समझ जाते कि वो क्या बोल रहे हैं, सबटाइटल हम पढ़ लेते। असल चीज ये थी कि उन्होंने जो कहा वो बेहद आपत्तिजनक था, बिल्कुल पॉलिटिकल लीडर्स की तरह था, और हमारे पत्रकारों का सवाल जो था वो बस गोल गोल घुमाते रहे, और गोल गोल घुमाने की पूनम जरूरत तभी पड़ती है जब आपके पास स्ट्रेट आंसर्स नहीं होते हैं। मेरे पापा प्रोफेसर थे और वो कहते थे कि जब प्रोफेसर क्लास में गोल गोल घुमाने लगे तो समझ जाओ कि उस दिन बिना तैयारी के आया है, उस दिन उसको पता नहीं है और इतना नॉलेज है कि गोल गोल तो घुमा ही लेगा। तो मुझे उम्मीद है कि अगली बार जब आएंगे तो तैयारी के साथ, डेटा के साथ आएंगे और थोड़ा जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे। पूनम, बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, हम फिर आपसे आगे भी बात करते रहेंगे। थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू, थैंक यू।